गुड मॉर्निंग। मैं रामहित बिलियन चैप्टर के आज के लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बिलियन चैप्टर का लेक्चर नंबर 15 देखने वाले हैं। इस लेक्चर में हम लोग क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के ऊपर अध्ययन करेंगे। अनुषंक गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे कि अनुषंक गुणधर्म क्या होता है। ये एक बेहतर टॉपिक है। इसके क्वेश्चंस बोर्ड एग्जामिनेशन में तो पूछे ही जाते हैं, साथ ही साथ कंपटीशन एग्जामिनेशन में भी इससे बेहतर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप इस टॉपिक को पढ़ने के बाद इससे जुड़े हुए आंकिक प्रश्न को जरूर करिए, ताकि आप बोर्ड के साथ साथ कंपटीशन में भी बेहतर स्कोर कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अनुषंक गुणधर्म क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले हम लोग इसके डेफिनेशन को देखेंगे कि अनुषंक गुणधर्म किसे कहते हैं। तो नाम से ही जाहिर होता है, अनुषंक अर्थात किसी विलयन का वैसा गुण जो विलयन में उपस्थित अणु के संख्या पर निर्भर करता है, उसे अनुषंक गुणधर्म कहते हैं। इसका डेफिनेशन भी होगा, विलयन का वैसा गुण जो उसके कणों के संख्या पर निर्भर करता है, उसे अनुषंक गुणधर्म कहते हैं। ध्यान रखिएगा, अनुषंक गुणधर्म आयतन या आकार पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं करता। इन दोनों चीज़ों के ऊपर बिल्कुल ये डिपेंड नहीं करता, पर डिपेंड करता है तो केवल और केवल कणों के संख्या के ऊपर। इसके ऊपर जब एनालिसिस किया गया तो पाया गया कि जैसे जैसे कणों की संख्या में वृद्धि होती है, अनुषंक गुणधर्म का मान बढ़ता है, और कणों की संख्या घटाने पर अनुषंक गुणधर्म का मान घटता है। अर्थात यहाँ आप लिख सकते हैं कि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज is directly proportional to number of molecules or atoms or ions। जैसे जैसे मॉलिक्यूल्स की संख्या, एटम की संख्या, कुल मिलाकर कहिए कि कणों की संख्या परिवर्तित होगा, अनुषंक गुणधर्म भी परिवर्तित होगा, लेकिन ये परिवर्तन समानुपाती होगा। अर्थात कणों की संख्या बढ़ेगा तो अनुषंक गुणधर्म बढ़ेगा, कणों की संख्या घटेगा तो अनुषंक गुणधर्म भी घटेगा। अब अनुषंक गुणधर्म टोटली 4 प्रकार का है, जिसमें सबसे पहला टाइप है इसका वाष्प दाब का अवनमन। दूसरा अनुषंक गुणधर्म है क्वथनांक का उन्नयन। तीसरा अनुषंक गुणधर्म है हिमांक का अवनमन। और चौथा अनुषंक गुणधर्म है प्रसरणी लाभ। ये 4 अनुषंक गुणधर्म है। डायरेक्टली कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी इसके ऊपर पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन अनुषंक गुणधर्म है या नहीं है। तो आप वहाँ से एक क्वेश्चंस इस पर ये भी बन सकता है, या ऊपर भी एक ऑब्जेक्टिव बन रहा था कि विलयन का अनुषंक गुणधर्म किस पर निर्भर करता है। तो आपने देखा कि आकार या आयतन पर निर्भर नहीं करता है, ये निर्भर करता है कणों के संख्या के ऊपर। अब बारी बारी से इन 4 टॉपिक को, जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज के 4 प्रकार हैं, इसे हम लोगों को डिस्कस करना है और इससे जुड़े हुए आंकिक प्रश्न को भी बनाकर देखना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं वाष्प दाब का अवनमन, लॉयरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये हमारा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज का पहला टॉपिक होगा, लॉयरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वाष्प दाब का अवनमन। ये एक बर्तन है जिसमें हमने माना कि प्योर वाटर है, शुद्ध जल है। इसमें हमने क्या किया, अवाष्पशील विलय मिलाया। अवाष्पशील विलय मिलाने के पश्चात ये बन क्या गया, तो ये बन गया एक विलयन सॉल्यूशन।
ये एक सॉल्यूशन बनकर तैयार है। अब इसके बाद हमने कुछ इस पर अध्ययन किया और अध्ययन के पश्चात कुछ डाटा कैलकुलेट किया। हमने पाया कि जब ये शुद्ध अवस्था में था, शुद्ध जल था, तो इसका वाष्प दाब P नोट था, और जब इसमें हमने अवाष्पशील विलय मिला दिया, विलयन बन गया, तब इसके वाष्प दाब को हमने PS मान लिया। P नोट और PS इस पर अध्ययन करने के पश्चात पता चला कि PS का मान कम है और P नोट का मान अधिक है। मतलब जब जल अकेले था, जल में कुछ नहीं मिला हुआ था, तब उसका वाष्प दाब अधिक था। जल में हमने अवाष्पशील विलय पदार्थ मिला दिया तो उसका वाष्प दाब कम हो गया। यही जो कमी हुई, इसी कमी को हम कहेंगे वाष्प दाब का अवनमन। अर्थात यहाँ से पता चलता है कि वाष्प दाब का अवनमन का सिंबल हम डेल P कर लेते हैं। ये डेल P नोट माइनस PS होगा। डेल P क्या होगा? तो P नोट माइनस PS होगा। अब क्यों घटता है, वाष्प दाब में क्यों कमी आती है, तो इसका भी फैक्ट है, इसे भी आप यहाँ समझ लीजिए, सीख लीजिए कि जब अकेले जल था तो उसके अवयवी कणों के बीच का रिक्त स्थान अधिक था, मीन्स तेजी से वो वाष्प में परिवर्तित हो जाता था। लेकिन जब उसमें हम अवाष्पशील विलय पदार्थ मिला दिए, तब क्या हुआ, उसके कणों की सघनता बढ़ गई, और कणों की सघनता बढ़ने के कारण वाष्प बनने का रेट कम गया। फलस्वरूप वाष्प दाब में कमी हुई, जिसे हम वाष्प दाब का अवनमन कहते हैं। अब इस वाष्प दाब के अवनमन को, यानी वाष्प दाब में जो कमी हुई, इसको अगर हम शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के सापेक्ष व्यक्त करें, तब इसे हम कहते हैं वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, जिस टॉपिक को आपने राउल्ट नियम से जस्ट पहले पढ़ा है। तो ये हो गया वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। इसी फॉर्मेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि डेल P अपॉन P नोट इक्वल टू, अब इसको अगर सॉल्व करें हम तो 1 माइनस PS अपॉन P नोट, ये एक इवेंट्स आ जाएगा। ये वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन हो गया, रिलेटिव लॉइंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स का नियम कहता है कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन विलय के मोल अंश के बराबर होता है। आपने राउल्ट का नियम पढ़ा है, उस पर ऑलरेडी क्वेश्चंस भी किया। अब इसी चीज को नेक्स्ट फॉर्मेशन में हम लिख सकते हैं P नोट माइनस PS अपॉन P नोट बराबर स्मॉल m बटा स्मॉल n प्लस कैपिटल N। ये राउल्ट नियम आ गया, राउल्ट के नियम को हमने लिख दिया। अब रिलेटिव लॉइंग ऑफ वेपर प्रेशर और लॉइंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसके ऊपर आपने राउल्ट्स नियम में भी अंकित प्रश्न किया है। यहाँ भी हम लोग एक आध अंकित प्रश्न करके देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे और आगे के फॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे, सीखेंगे। दाब के आपेक्षिक अवनमन से संबंधित एक क्वेश्चन हमने लिख लिया, जिसको अभी हम लोग सॉल्व करके देखेंगे कि इस क्वेश्चन में क्या कहता है और क्या कैलकुलेट करना है। 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर शुद्ध जल का वाष्प दाब 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg है। यदि 180 ग्राम जल में 60 ग्राम ग्लूकोज मिला दिया जाए तो विलयन का वाष्प दाब PS एवं वाष्प दाब का अवनमन डेल P ज्ञात करें। ये दो वैल्यू हमें चाहिए, कैलकुलेट करना है। जल H2O प्लस इसमें हम ग्लूकोज मिलाते हैं C6H12O6, ये दोनों मिलता है तो सॉल्यूशन बनता है। ठीक है, इसका टोटल अमाउंट हमारे पास 180 ग्राम दिया गया है और इसका अमाउंट 60 ग्राम दिया गया है। हम दोनों का मोल निकाल लेते हैं। मोल बराबर, जैसे जिस किसी का भी मोल हम निकालते हैं, जैसे मोल ऑफ वाटर यानी H2O इक्वल टू, तो जल का मोल निकालना है। जल के भार में इसके अनुभार को हम कैलकुलेट करेंगे तो 18 ग्राम पर मोल आएगा। आप ऑलमोस्ट कैलकुलेट कर सकते हो इसको, और इसका अनुभार कैलकुलेट करेंगे तो 180 ग्राम पर मोल आएगा। हम अनुभार से भाग दे देते हैं तो निश्चित रूप से इसका मोल निकल जाएगा। जल 10 मोल है, जबकि ग्लूकोज यानी N ग्लूकोज इक्वल टू दिया गया भार बटा अनुभार, अनुभार 180 है, ये कट गया 6 18 मीन्स 1/3। अब राउल्ट नियम के उपरांत हमारे पास वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन का फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला को हम लगाएंगे तो निश्चित रूप से PS कैलकुलेट हो जाएगा। कैसे कैलकुलेट हो जाएगा,
तो वाष्प दाब, शुद्ध जल का वाष्प दाब दिया गया है पी नोट। पी नोट का मान इस क्वेश्चन में है, जैसे ये प्योर वाटर था तो इसके लिए पी नोट है 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। तो फॉर्मूला हम लगाते हैं कि चूंकि पी नोट माइनस पी एस अपॉन पी नोट इक्वल टू स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन, इसलिए पी नोट का वैल्यू कितना 76 माइनस पी एस, ये वैल्यू हमें चाहिए अपॉन 76 इक्वल टू वैल्यू ऑफ, चूंकि ग्लूकोज का मोल अंश हमें चाहिए तो ग्लूकोज का मोल 1/3 बटा ग्लूकोज का मोल प्लस जल का मोल। अब निश्चित रूप से आप सॉल्व करके पीएस का मान निकाल सकते हैं, और पीएस का मान कैलकुलेट करने के बाद हम फिर से, चूंकि क्वेश्चन से एक ही नहीं है, क्वेश्चन 2 है, दूसरा क्वेश्चन कहता है कि डेल पी आप निकालिए, इसको आप सॉल्व करिए, निश्चित रूप से पीएस का मान आपसे निकलेगा। फिर डेल पी बराबर हम फॉर्मूला लगा देंगे पी नोट माइनस पी एस, अर्थात पी नोट तो हमारे पास पहले से मालूम है, मीन्स डेल पी इक्वल टू 76 माइनस जो भी हमारे पास पी एस आएगा उस पी एस के मान को रख देंगे, यानी प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन रख देंगे, तो वाष्प दाब का अवनमन पता चल जाएगा। इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज का दूसरा टर्म से हमारे पास दूसरा टॉपिक है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे, क्वथनांक का उन्नयन। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, इसका सिंबल हम बनाएंगे डेल टीबी। डेल मीन्स टेम्परेचर, डेल मीन्स परिवर्तन, टी मीन्स टेम्परेचर, बी मीन्स बॉइलिंग पॉइंट। तो ये डेल टीबी होगा क्या, हम एक शुद्ध जल लेंगे, शुद्ध जल में अवाष्पशील विलय पदार्थ मिलाएंगे तो विलयन के क्वथनांक में वृद्धि होगी। अब क्वथनांक जितना बढ़ जाएगा वही बढ़ा हुआ क्वथनांक कहलाएगा क्वथनांक का उन्नयन। इसे आप एक ग्राफ के जरिए समझिए, जैसे इसके ऊपर हमने टेम्परेचर रखा है और इसके ऊपर हमने प्रेशर रखा है। माना कि ये टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, ऑरिजिन बिंदु है तो 0 0 यहाँ ग्राफ बनेगा भी 0 0, और यहाँ जल का क्वथनांक है, शुद्ध जल का क्वथनांक टी नोट, जो कि जनरली आप मान के चलते हो कि 100 डिग्री सेल्सियस होता है। आप भूल जाइए कि अभी 100 डिग्री सेल्सियस है या नहीं है। अब इस शुद्ध जल में हमने एक अवाष्पशील विलय पदार्थ मिलाया, तब इसका क्वथनांक बढ़ गया और क्वथनांक बढ़ के यहाँ तक पहुँच गया, ये टीएस हो गया। तो क्वथनांक में वृद्धि कितना हुआ, क्वथनांक में वृद्धि ये है, ये जो क्वथनांक में वृद्धि है इसको हम कहेंगे डेल टीबी, क्वथनांक का उन्नयन। ये क्वथनांक उन्नयन का सिंबल हो गया, अर्थात आप लिख सकते हैं कि डेल टीबी इक्वल टू टी एस माइनस टी नोट, ये क्वथनांक उन्नयन के लिए फॉर्मूला भी आ गया। अब इस ये जो क्वथनांक का उन्नयन है ये हो गया हमारा सॉल्वेंट, जबकि ये हमारा हो गया ग्राफ सॉल्यूशन का। ये जो क्वथनांक का उन्नयन होता है ये मोललता के समानुपाती होता है। मैंने डायरेक्टली लिख दिया डेल टीबी समानुपाती मोललता स्मॉल एम। अब इसके लिए समानुपातिक को हटाने के लिए कांस्टेंट चाहिए, तो समानुपातिक सिंबल्स को हम हटाते हैं और लिखते हैं के बी इंटू स्मॉल एम। के बी क्या है, तो के बी क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक है, ये के बी क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक है, और ये वैल्यू स्पेसिफिक होता है। स्पेसिफिक मतलब अति विशिष्ट, किसी एक द्रव के लिए जो होगा वो दूसरा द्रव के लिए नहीं होगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है, इस वजह से ये स्पेसिफिक है। अब न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस को बनाने के लिए इस टर्म्स को थोड़ा और हम तोड़ लेते हैं कि डेल टीबी बराबर के बी इंटू आपने पर रखा है मोललता बराबर एक्स बटा डब्ल्यू टी गुना 1000 बटा डब्ल्यू इन ग्राम। तो इस फार्मूला को हम यहाँ यूज कर लेते हैं, मोललता इक्वल टू एक्स
बटा WT गुना 1000 बटा W इन ग्राम। ये क्वथनांक उन्नयन निकालने का फॉर्मूला हो गया। x का मतलब आप जान रहे हैं, विलय का भार। ये विलय का भार हो गया, वो भी किस में, तो ग्राम में। WT क्या है, विलय का अनुभार, ध्यान रखना है नॉमिकल्स बनाते समय। और कैपिटल W क्या है, तो ये कैपिटल W है विलायक का भार। ये भी किसमें होना चाहिए, ग्राम में होना चाहिए। तो अब केबी का सबसे पहले हम मात्रक निकाल लेते हैं, फिर इस पर नॉमिकल्स क्वेश्चंस को भी करेंगे। जैसे क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक का मात्रक हम यहाँ लिखते हैं, क्वथनांक, या डायरेक्टली आप लिख लीजिए कि केबी का मात्रक केल्विन किलोग्राम प्रति मोल होता है। कैसे होता है, आपने मानो कि बोर्ड एग्जामिनेशन में आपसे पूछ लिया कि क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक का मात्रक ज्ञात करें, तो हम फार्मूला के जरिए कैलकुलेट कर सकते हैं कि चूंकि डेल टीवी बराबर केबी इंटू स्मॉल एम, इसलिए केबी बराबर डेल टी बटा स्मॉल एम, इसलिए केबी इक्वल टू डेल टीवी। ये क्वथनांक उन्नयन है, तो क्वथनांक में वृद्धि या कमी ऑलवेज केल्विन या डिग्री सेल्सियस में होगा। एसआई मात्रक हम यूज करेंगे, केल्विन बटा मोललता का मात्रक। मोललता का मात्रक क्या होता है, तो मोल प्रति किलोग्राम होता है। अब देखो किलोग्राम में प्रति लगा हुआ है, ऊपर जाकर मल्टीपल फॉर्मेशन में हो जाएगा, तो केल्विन किलोग्राम प्रति मोल, या केल्विन इसको ऐसे भी लिखा जाता है, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। ये तो रहा यूजेबल सिस्टम में। बहुत बार आपको ये सिचुएशंस ऐसे भी लिखा हुआ मिलेगा, जरा इस पर भी ध्यान दीजिएगा आप कि ऊपर डेल टीवी है, केल्विन है बटा मोललता, तो इसको डायरेक्ट लिख दिया जाता है केल्विन मोललता इनवर्स और केल्विन पर मोलालिटी। तो ये क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक का मात्रक हो गया। यही था क्वथनांक उन्नयन। तो क्वथनांक उन्नयन पे भी आंकिक प्रश्न आता है, इसके ऊपर भी एक आंकिक प्रश्न को हम लेते हैं, उसको बनाकर देखते हैं, ताकि इससे संबंधित आंकिक प्रश्न को आप इजीली बना सकें। एक आसान सा क्वेश्चन से यहाँ पे लिखा है, 400 ग्राम जल में 90 ग्राम ग्लूकोज मिलाने पर विलयन का क्वथनांक कितना होगा। और यहाँ पर प्रश्न में केवी के लिए मान दिया गया है, मान लेते हैं 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल। ये प्रत्येक क्वेश्चंस में आपके पास गिवन रहेगा, दिया हुआ रहेगा, तो इस डाटा को आपको बिल्कुल भी याद नहीं करना है। अब इसे हम सॉल्व करके देखते हैं। ये क्वेश्चंस 2 स्टेप में जाना है। हमको निकालना क्या है, विलयन का क्वथनांक कितना होगा, निकालना है टीएस। लेकिन टीएस निकालने के लिए कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, डेल टीवी निकालना पड़ेगा, और डेल टीवी के बाद टी नोट माइनस टी एस लगाकर काम करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम डेल टीवी के ऊपर काम करते हैं। डेल टीवी को कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि डेल टीवी कितना आने वाला है। सो ये ग्लूकोज C6H12O6 प्लस वाटर इक्वल टू सॉल्यूशन बनकर तैयार है। वाटर का टोटल अमाउंट कितना है, 400 ग्राम, और ग्लूकोज का टोटल अमाउंट कितना है, जिसको हम x मानते हैं, 90 ग्राम। ग्लूकोज का अनुभार आपने कई बार निकाला है, ये अनुभार 180 ग्राम पर मोल आता है। अब फार्मूला लगाना, चूंकि केवी का मान भी दिया गया है, तो चूंकि डेल टीवी बराबर सर केवी इंटू एक्स बटा डब्ल्यू टी गुना 1000 बटा डब्ल्यू इन ग्राम, इसलिए डेल टीवी इक्वल टू वैल्यू ऑफ केवी 0.52 मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू कितना 90 बटा अनुभार 180 गुना 1000 बटा 400। तो चलिए अब इस डाटा को हम सॉल्व कर लेते हैं और कैपिटल वर्क करेंगे। ये 90 गुना 180 हो गया, ये 0 0 0 0 कैंसिल, और ये 2 बचे 10 हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। सो अब इसको हम सॉल्व करते हैं और लिखते हैं डेल टीवी बराबर, ये देखो ये भी कट जाएगा, ये कटेगा कितना 0.13, तो 0.13 गुना 5 इक्वल टू 0.65 केल्विन। ये हो गया हमारा क्वथनांक में वृद्धि।
अब जल का क्वथनांक होता कितना है, जरा ध्यान करो, 100 डिग्री सेल्सियस। अब जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस और उसमें हमने 90 ग्राम जब ग्लूकोज मिला देंगे तो क्वथनांक बढ़ जाएगा 0.65 केल्विन। तो टोटल क्वथनांक कितना, तो फार्मूला लगाते हैं फिर से कि चूंकि डेल टी बी बराबर टी नोट माइनस टी एस, इसलिए टी एस बराबर, इस तरफ ये आ गया पॉजिटिव टर्म्स हो गया, सॉरी ये फॉर्मूला यहाँ उल्टा हमने लिख दिया, टी एस माइनस टी नोट। तो टी एस अगर हम कैलकुलेट करना चाहें सो डेल टी बी प्लस टी नोट हो जाएगा। अब डेल टी बी कितना, तो 0.65 केल्विन। अब 100 डिग्री सेल्सियस, जरा ध्यान से देखो, 100 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 प्लस 100 इक्वल टू कितना, 373 केल्विन। सो यहाँ हम लिख लेंगे 373 केल्विन और टोटली जो टेम्परेचर होगा 373.65 केल्विन, अर्थात विलयन के क्वथनांक में वृद्धि हो गई और क्वथनांक बढ़कर हो गया 373.65 केल्विन। इससे संबंधित आंकिक प्रश्न आप बाखूबी बना सकते हैं। क्वेश्चन सेट, नेक्स्ट क्वेश्चन सेट में हमने इस क्वेश्चन को लिखा भी है जो कि क्वेश्चन सेट 14 है, जहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब अगला अनुशंख गुणधर्म है हिमांक का अवनमन। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं हिमांक का अवनमन। इसे समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि आप पानी को लीजिए, यानी शुद्ध जल को लीजिए और फ्रिज में डालकर ठंडा करिए और देखिए कि कितने समय के बाद वह जम जाता है। और फ्रीजर का पॉइंट्स आप इधर उधर ना करिए कि आफ्टर उसमें कुछ चीनी मिला दीजिए और फिर उसे ठंडा कीजिए, तो आप पाइएगा कि जब या जिस पानी में चीनी मिला हुआ है वह पानी जल्दी जम गया। ऐसा क्यों हुआ, जब हमने चीनी मिलाया तो जल के अवयवी कणों के बीच का जो रिक्त स्थान है, इंट्रामॉलिक्यूलर डिस्टेंस है, वो इंट्रामॉलिक्यूलर डिस्टेंस घट गया। अर्थात कहने का मतलब ये कि कणों की सघनता बढ़ गई और कणों की सघनता बढ़ा यानी गाढ़ापन बढ़ा, और जो चीज़ें ज़्यादा गाढ़ा होगा उसको जमने में कम समय लगेगा। यही चीज़ यहाँ पर भी है कि हिमांक का अवनमन, अर्थात जब किसी शुद्ध विलायक में हम अवाष्पशील विलय पदार्थ मिलाते हैं तो उसके हिमांक में कमी होती है, जिसे हम हिमांक का अवनमन कहते हैं। अब सिचुएशंस यहाँ पर यह है कि इसके ऊपर हमने प्रेशर को नोट कर लिया और इसके ऊपर टेम्परेचर को लिया। टेम्परेचर को हम T से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और प्रेशर को P से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये ओरिजिन पॉइंट है 0 0। ग्राफ को हमने इसलिए खींचा ताकि हिमांक अवनमन को इजीली समझा जा सके। जब शुद्ध जल था तब जल का हिमांक, माना कि यहाँ तक था, जल जमता था T नोट टेम्परेचर पर, लेकिन जब उसमें हमने अवाष्पशील विलय पदार्थ मिला दिया तो जल के जमने का टेम्परेचर में कमी हो गई। अब जल जल्दी जमने लगा, अब TS टेम्परेचर पर ही जमने लगा। ग्राफ दिखाता है कि ये टेम्परेचर ज़्यादा होगा और ये टेम्परेचर कम होगा, मीन्स T नोट ज़्यादा है और TS कम है। तो ये हिमांक में जो भी कमी हुई, इसी कमी को हम कहेंगे हिमांक का अवनमन, डेल TF। F यहाँ फ्रीजिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करेगा, ये इस बार कहलाएगा सॉल्यूशन, जबकि ये कहलाएगा सॉल्वेंट। अब यहाँ ध्यान रखना है कि डेल TF इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू ग्राफ फॉर्मूला आएगा T नोट माइनस TS। कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है कि कंफ्यूजन कहाँ पर आपको नहीं रखना है कि जस्ट आपने अभी पढ़ा था डेल TB बराबर TS माइनस T नोट। तो एक में है डेल TB बराबर TS माइनस T नोट और दूसरा में है डेल TF बराबर T नोट माइनस TS। तो हमें अभी इसके ऊपर डिस्कस करना है। जिस प्रकार से क्वथनांक का उन्नयन मोलकता के समानुपाती था, उसी प्रकार से हिमांक का अवनमन भी मोलकता के समानुपाती है। मतलब की बात ये कि डेल TF ये समानुपाती मोलकता स्मॉल m। अब यहाँ भी एक स्थिरांक चाहिए, तो डेल TF बराबर एक स्थिरांक हम यूज करते हैं KF इंटू स्मॉल m। यहाँ KF कहलाएगा हिमांक अवनमन स्थिरांक।
अब इसे भी हम यहाँ पर मोललता को तोड़ देंगे, मोललता का सूत्र रख देंगे ताकि आपकी प्रश्न को बनाने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो। और इसे हम लिख पाएंगे सर कि डेल टी एफ बराबर के एफ इंटू एक्स बटा डब्ल्यू टी गुना 1000 बटा डब्ल्यू इन ग्राम। ये हिमांक का अवनमन हो गया। अब हिमांक के अवनमन के लिए एक टर्म्स यूज हुआ हिमांक अवनमन स्थिरांक। तो हिमांक अवनमन स्थिरांक का मात्रक वही होगा जो क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक का था। क्यों? तो जरा देखिए, हमने यहाँ पर भी लिखा कि के एफ का मात्रक केल्विन किलोग्राम प्रति मोल होता है। इसे भी आप प्रूफ कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करके कैलकुलेट कर सकते हैं? तो देखिए, चूंकि डेल टी एफ बराबर के एफ इंटू स्मॉल एम, इसलिए हमें किसका मात्रक निकालना है? तो के एफ का। के एफ इक्वल टू हम लिख सकते हैं सर डेल टी एफ अपॉन स्मॉल एम। अब यहाँ पर इसका मात्रक निकाल लेते हैं, फिर आगे भी इसका मात्रक निकालेंगे। टेम्परेचर में परिवर्तन किस में हुआ? जैसे मानो कि यहाँ पर टेम्परेचर था 0 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पर टेम्परेचर कुछ और आया, दो अलग अलग सिचुएशंस में आया, तो वो टेम्परेचर में चेंजिंग या तो सेल्सियस में ही होगा या टेम्परेचर में चेंजिंग केल्विन में होगा। हम ऐसा ही मात्रक के अकॉर्डिंग टू मात्रक को कैलकुलेट करेंगे। तो केल्विन बटा मोललता या केल्विन पर मोललता, और इसी को हम लिखते हैं केल्विन मोललिटी इनवर्स। लेकिन इसी चीज को हमें और ज्यादा बेहतर रूप से लिखना है, केल्विन बटा मोललता का मात्रक मोल प्रति किलोग्राम। अब किलोग्राम ऊपर चला जाएगा तो केल्विन किलोग्राम प्रति मोल हो जाएगा। ये हिमांक अवनमन स्थिरांक का मात्रक हो गया। तो आपने देखा कि क्वथनांक उन्नयन स्थिरांक का मात्रक और हिमांक अवनमन स्थिरांक का मात्रक, दोनों मात्रक में बिल्कुल भी कोई परिवर्तन है नहीं। अब इस पे भी हमें आंकिक प्रश्न करके देखना चाहिए ताकि इसे समझने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हो। इस पे हमने क्वेश्चंस लिख लिया, तो इस क्वेश्चन को करके देखते हैं कि हिमांक अवनमन कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। यहाँ पर इसके लिए के एफ का मान माना कि लिखा गया है 2.42 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। अब इसके ऊपर वर्क किया जाए। 90 ग्राम जल में 30 ग्राम यूरिया मिलाने पर विलयन का हिमांक अवनमन कितना होगा? हिमांक अवनमन यानी डेल टी एफ हमें पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि डेल टी एफ कितना होगा। अब मोललता तो निकालना पड़ेगा, चूंकि यूरिया का सूत्र NH2CO NH2 प्लस वाटर, ये दोनों मिलकर क्या बनने वाला है? सॉल्यूशन बनने वाला है। इसका गिवन वेट जो कि विलायक है 90 ग्राम है और यूरिया का वेट विलय है 30 ग्राम है। यूरिया का जब आप अनुभार निकालोगे तो ये 60 ग्राम पर मोल आएगा, जिसको आप कैलकुलेट करके देख लेंगे। अब इसके लिए हमें डेल टी एफ निकालना है, तो डेल टी एफ का सूत्र लगाएंगे कि चूंकि डेल टी एफ बराबर के एफ इंटू एक्स बटा डब्ल्यू टी गुना 1000 बटा डब्ल्यू इन ग्राम, इसलिए डेल टी एफ बराबर वैल्यू ऑफ के एफ का मान कितना है? तो प्रश्न में देखिए 2.42 गुना एक्स का मान कितना है? 30 बटा डब्ल्यू टी अनुभार 60 गुना 1000 बटा 90। अब इस डाटा को हमने सॉल्व कर लेना है, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 30 गुना 60, ये 0 खत्म हो गया, ये यहाँ से कट गया तो 50 आ गया। अब इसे हम सॉल्व करें तो डेल टी एफ बराबर 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले। 5 दूना 10, 5 चौका 20, 1 21 और 5 दूना 10 दोबारा। ये डाटा हमारे पास सॉल्व होकर आ गया, ठीक है। अब चूंकि एक डेसिमल एक जीरो है यहाँ पर और यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव है, तो 1 अंक के बाद हम दशमलव दे देते हैं। 121 बटा 9, तो ये 121 बटा 9 इतना केल्विन, और इसे आप डिग्री सेल्सियस जो यूनिट में लिखना चाहें लिख सकते हैं। 121 बटा 9 केल्विन या डिग्री सेल्सियस, ये हिमांक का अवनमन आ चुका है। अब अगला क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज है प्रासरणी दाब, तो हम लोग प्रासरणी दाब को भी डिस्कस कर लेते हैं कि प्रासरणी दाब क्या है और इसे कैसे